हेलो गाइस, आई एम अंकित भट्ट। स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, उत्तराखंड हिस्ट्री की क्लास में परमार राजवंश हमारा चल रहा था, जिसमें हम 44वें राजा मानशाह के बारे में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे गाइज इनके 55वें राजा के बारे में, जो कि थे श्याम शाह। उससे पहले गाइज, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो चंद राजवंश के नोट्स थे गाइज, वो व्हाट्सएप और फेसबुक पे दोनों अपलोड कर दिए हैं, और साथ में उनकी एक 25 से 30 मिनट की ऑडियो नोट्स आपके रिवीजन के लिए तैयार किए हैं। उसका लिंक भी आपको अपडेट कर दिया है। अगर आप अभी तक भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े गाइज, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, अगर बात करें 45वें राजा श्याम शाह की, तो श्याम शाह का जो शासनकाल माना जाता है वो 1611 से 1631 तक माना जाता है। ठीक है, 1611 में गद्दी पर बैठे थे और 1631 में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। कौन से नंबर के राजा थे पूछता है, तो 45वें नंबर के राजा थे श्याम शाह। सबसे पहले बात जानते हैं इनके उपनाम। तो कहीं पर इनको श्याम शाह और कहीं पर इनको श्याम शाह बोला गया है। अलग अलग ताम्रलेख और शिलालेख मिले हैं हमें, उनमें इनका नाम हमें कहीं श्याम शाह मिलता है और कहीं पे श्याम शाह मिलता है। अगर हम बात करें गाइज समकालीन के, तो देखिए चंद राजवंश में जो शासन चल रहा था, पहले तो लक्ष्मी चंद का शासन चला और उसके बाद उनका पुत्र त्रिमल चंद क्या होता है, गद्दी पर बैठता है। तो दो के समकालीन थे ये, लक्ष्मी चंद और त्रिमल चंद के। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, जो दिल्ली की राजगद्दी था वहाँ पर कौन था, तो वहाँ पर जो शासन चल रहा था गाइज, जहांगीर का उस टाइम पे शासन चल रहा था। तो श्याम शाह समकालीन हो गई लक्ष्मी चंद और त्रिमल चंद के। और मुगलों की बात करें तो मुगलों में आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर के। अब ये हमें पता कैसे चलता है, देखिए जहांगीर नामा तुजुक ए जहांगीरी में नाम आया है, जिसमें बताया गया है कि जहांगीर ने गढ़ नरेश को घोड़े तथा हाथी उपहार स्वरूप भेंट किए थे। तो गाइस, जो जहांगीर था उसने 1621 अप्रैल 1621, जो इतिहासकार बताते हैं मुगल वाले, वो हमें बताते हैं कि 1621 में श्याम शाह को इन्होंने क्या किया था, एक घोड़ा और एक हाथी उपहार में दिया था। तो वहीं से इनके शासनकाल के बारे में पता चलता है कि 1611 से 1631 तक इनका शासन रहा होगा। इसके साथ ही एक इनका ताम्रपत्र मिलता है गाइज, जो कि है 1615 ईस्वी का। ठीक है, जिसमें श्याम शाह ने सिलसारी नामक ग्राम में भूमि का एक अंश शिवनाथ जोगी को दान दिया था। तो याद रखिएगा, ग्राम का नाम है सिलसारी और इन्होंने भूमि दान दी थी। किसको दान दी थी, एक जोगी था और उस जोगी का नाम क्या था गाइज, शिवनाथ। ठीक है, शिवनाथ। वहीं से हमने इनके शासनकाल के बारे में पता चलता है। तो ये हो गई बात हमारे श्याम शाह के बारे में। अगर हम बात करें इनकी राजधानी की, तो श्रीनगर में श्याम शाही बागवान बनाया था इन्होंने। ठीक है, श्रीनगर उस समय राजधानी थी और वहाँ पर श्याम शाही बागवान अगर किसने बनाया आता है आपके एग्जाम में, तो श्याम शाह के द्वारा यह बनवाया गया था। और गाइज, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना श्याम शाह के शासनकाल के समय ही हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछता है वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो शंकर गुरु के द्वारा की गई थी। किसके शासनकाल में की गई थी, तो श्याम शाह के शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट है, अनंद्रे अंतोनी पादरी ने स्वेच्छाचारी व घमंडी राजा कहा है। ठीक है, इससे पहले भी हमने बात की थी, अंतोनी पादरी की एक पादरी थे जो कि क्या आए थे, गढ़वाल में यहाँ पर यात्रा के लिए आए हुए थे। तो गाइज, उस समय पे चल क्या रहा था, श्याम शाह को इन्होंने स्वेच्छाचारी और घमंडी राजा इसलिए बोला है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जब ये गए थे, जो हमारे पादरी थे, ये भ्रमण के लिए गए थे, तो इन्होंने इनका स्वागत नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते थे, मैंने बोला था आपको, परमार राजवंश हमेशा से एक स्वतंत्र राजवंश की तरह क्या कर शासन चलाता आया था। मुगलों का अधीनता उसने कभी भी स्वीकार नहीं की थी। तो वही कारण था कि ये जो आया हुआ था ये मुगलों के दरबार से आया हुआ था, तो इसीलिए इसने क्या बोला है, इसको घमंडी राजा बताया है। नेक्स्ट बात करें तो निर्मल चंद की राज्य प्राप्ति में मदद की थी। इंपॉर्टेंट है, निर्मल चंद की राज्य प्राप्ति में किसने मदद की थी, तो श्याम शाह के द्वारा की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है गाइज, इसके शासनकाल में, ये इसके होगा, इसके शासनकाल में महिपति शाह ने श्रीनगर के सबसे पुराने मंदिर केसोरई मठ का निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, केसोरई मठ का निर्माण किसके द्वारा कराया अगर आता है,
तो आप बोलोगे महीपति शाह ने करवाया था। जो महीपति शाह थे गाइज, ये इनके चाचा थे, ठीक है, श्याम शाह के चाचा जो थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे 46वें राजा भी यही होते हैं बल्कि। तो महीपति शाह श्याम शाह के चाचा थे और इनके द्वारा ही केसोरई मठ, जो कि कहाँ पर स्थित है, श्रीनगर में, उसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछे किस राजा के शासनकाल में हुई थी, तो राजा का नाम आएगा श्याम शाह। तो ये जानकारी याद रखिएगा। उसके बाद 1626 ईस्वी में इन्होंने देवलगढ़ सत्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहला, सत्यनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, देवलगढ़ में स्थित है। इसका जीर्णोद्धार श्याम शाह ने कब करवाया था, तो 1626 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद अगर बात करें गाइज, तो इन्होंने 99 विवाह किए थे, ठीक है, परंतु इनके क्या था, ये निसंतान ही मृत्यु हुई थी इनकी, मतलब इनकी कोई भी संतान नहीं थी। यही कारण था कि इसके बाद जो राजगद्दी पर बैठते हैं इनके चाचा, जो कि कौन थे, महीपति शाह, वो 46वें राजा के रूप में परमार राजवंश के राज्यभार को संभालेंगे। तो ये हो गया गाइज श्याम शाह के बारे में। अब हम पढ़ेंगे, तो 46वें राजा हैं महाराजा महीपति शाह। तो गाइज इनका जो समयकाल माना जाता है वो 1631 से 1634 का माना जाता है, ठीक है। इतिहासकार जो समय मानते हैं 1631 से 1634 मानते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको, श्याम शाह के ये क्या थे, चाचा थे। क्यों? क्योंकि श्याम शाह की कोई संतान नहीं थी, तो 48 वर्ष की उम्र में महाराजा महीपति शाह को गद्दी पर बैठना पड़ता है। ये बहुत ही युद्ध प्रवीण महीपति शाह राजा होते हैं गाइज, ठीक है। और इससे क्या करते हैं, ये पूरे राज्य में चार चांद लगा देते हैं और इनका जो जीवन काल होता है वो अधिकतर अपने शत्रुओं से ही जूझता रहता है और उन्हें क्या करते रहते हैं, ये पराजित करते रहते हैं। और यही कारण है कि उन्हें गर्वभंजन की उपाधि मिलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फिर से, गर्वभंजन की उपाधि किसको थी, तो महाराजा महीपति शाह भी क्या ना जाने जाते हैं, गर्वभंजन के नाम से जाने जाते हैं। अब अगर बात करें इनके समकालीन की, तो कौन कौन इनके समकालीन थे, तो देखिए जब श्याम शाह गद्दी पर बैठा था तो चंद राजवंश में त्रिमल चंद आ चुका था, तो त्रिमल चंद के ये समकालीन थे। और हम बात करें मुगलों की, तो मुगलों में जो दिल्ली पर शासन कर रहा था वो शासन किसका चल रहा था, शाहजहाँ का चल रहा था। उसके बाद बात आती है केसोरई मठ की, इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। इससे पहले ही मैंने श्याम शाह वाले में बताया आपको, केसोरई मठ शासनकाल तो चल रहा था श्याम शाह का, पर बनाया किसने था, महीपति शाह ने बनवाया था। अगर आपसे सन पूछे तो सन याद रखिएगा, 1625 में ये मठ बनवाया गया था और स्थित कहाँ पर है, श्रीनगर में ये स्थित है। तो ये जानकारी हो गई हमारे लिए इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट अगर बात करें गाइज, तो भोट देश पर इन्होंने 3 बार आक्रमण किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भोट देश पर महाराजा महीपति शाह ने कितनी बार आक्रमण किया था, तो 3 बार आक्रमण किया था गाइज। अगर हम पहले अभियान की बात करें, फर्स्ट जो आक्रमण किया था उसमें इनके सैनिकों की संख्या थी लगभग 12,000 और इन 12,000 में से 11,000 सैनिक जो थे वो बंदूकधारी थे, मतलब 11,000 सैनिकों के पास क्या थी, बंदूकें थी। अगर द्वितीय अभियान की बात करें तो दूसरे अभियान में इनके पास जो सेना थी वो 20,000 सैनिक थे, ठीक है। और तीसरे में कुछ संख्या इनके पास कम थी, बट क्या होता है, मौसम इनके अनुकूल होता है, क्योंकि तिब्बत में ये जब तीसरा युद्ध लड़ा जा रहा था गाइज तो हिमपात था, तो हिमपात की वजह से अवरुद्ध हो गया था मार्ग, तो तिब्बत वाले क्या हो गए, ज़्यादा युद्ध लड़ नहीं पाए उधर से। तो 3 इन्होंने क्या किए थे, आक्रमण किए थे, कहाँ पे, तिब्बत पे। जो तीसरा आक्रमण था गाइज वो इन्होंने सेनापति माधव सिंह भंडारी ने किया था, मतलब उसमें जो सेनापति थे वो कौन थे, माधव सिंह भंडारी। अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में, और 3 सेनापति थे इनके। तो अभी इतना याद रखिए, 3 आक्रमण किए थे। पहले आक्रमण में 12,000 सेना थी जिसमें से 11,000 बंदूक वाले थे। दूसरे अभियान की बात करें तो 20,000 सैनिक थे। तो देखिए जैसे कि मैंने बोला आपसे 3 सेनापति थे और तीनों सेनापति का नाम क्या था, लोधी रिखोला, माधो सिंह और बनवारी दास, ठीक है, बनवारी दास हो गए। तो ये नाम याद रखिएगा, लोधी रिखोला, माधो सिंह और बनवारी दास, ये 3 सेनापति थे किसके, महाराजा महीपति शाह के। उसके बाद जो मुस्लिम लेखक हैं गाइज उन्होंने इसको क्या बताया है, अकल राजा बताया है। उसका रीज़न ये है गाइज, देखिए सबसे पहले तो ये क्या थे, एक स्वतंत्र राजवंश था। तो होता क्या है, जब हमारा जो अंत्योनी अनांद्रे तिब्बत की यात्रा पर आया हुआ था तो वो क्या किया था, शाहजहाँ ने उसे एक फरमान दिया था
किसके, परमार राजवंशों को, कि आप इनकी सेवा कीजिएगा क्योंकि ये कहाँ हैं, मुगलों के क्या हैं, अतिथि हैं। तो इस बात को वो कर देता है और उसका स्वागत नहीं करता है। तो इसीलिए जो मुस्लिम लेखक है उन्होंने इसे क्या बताया है, एक टाइप का अकड़ राजा बताया है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गाइज, तो मौला राम की बात करें तो मौला राम ने महिपति शाह को महाप्रचंड भूचंड कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाप्रचंड भूचंड किसको कहा गया है, महाराजा महिपति शाह को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, तो मौला राम के द्वारा कहा गया है। अभी आप जैसे वीडियो आगे बढ़ेंगे सीरीज तो जानेंगे मौला राम कौन थे, ठीक है, पूर्वज कौन थे इनके। उसके बाद अगर बात करें गाइज, नेक्स्ट है, अब यहाँ पर कुमाऊँ की बात करें तो कुमाऊनियों के साथ इन्होंने काकवा मोड़ या काकवा मोड़ का युद्ध लड़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काकवा मोड़ या काकवा मोड़ का युद्ध किन दोनों के बीच लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था त्रिमल चंद और महिपति शाह के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में क्या होता है गाइज, जो महिपति शाह होते हैं उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और वो ये चाहते भी थे कि उनकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। इसका रीज़न क्या है गाइज, कि क्या होता है, एक बार भूलवश जो हमारे महिपति शाह होते हैं, ये भूलवश 3-4 नागा बाबाओं की क्या कर देते हैं, निरपराध नागा बाबा होते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है इनके राज्य में। तो उसी की वजह से ये क्या हो जाते हैं, अपने आप को मतलब ये सोचते हैं कि मैंने बाबाओं की हत्या कर दी है। तो एक बार ये क्या होते हैं कि ऋषिकेश में भरत जी का मंदिर है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया आपका, भरत जी का मंदिर कहाँ है, तो कहाँ पर है, ऋषिकेश में। वहाँ पर जाए रहते हैं, ठीक है, अपने प्रायश्चित के लिए। तो ये देखते क्या है कि जो मूर्ति है भरत जी की, वो उनको क्या कर रही है, हर एंगल से देख रही है। और उनकी जो आंखें हैं मूर्ति की वो लाल हो रही है, मतलब कह सकते हो कि क्रोध से देख रही हैं। ये जिस भी एंगल पे जाते थे वहाँ से लगता था इन्हें कि यह मूर्ति उन्हें गलत नज़रों से देख रही है। तो ये इतने अजीब मतलब क्रोधित और वो हो जाते हैं कि ये मूर्ति की आंखों को ही क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और उसके बाद इन्हें ज्ञात होता है कि इन्होंने तो अपने पाप को और भी क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो इसी के लिए ये क्या करते हैं, मृत्यु की कामना करते रहते हैं। और उसी बीच फिर जो युद्ध होता है काकुआ मोड़ या फिर काकुआ मोड़ का त्रिमल चंद के बीच और महिपति शाह के बीच, उसमें इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो वो देखिए वही है नेक्स्ट पॉइंट, महिपति शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कौन से युद्ध में होगी, तो अगर ये पूछे तो आप याद रखिएगा काकवा मोड़ का युद्ध किस किस के बीच लड़ा था, त्रिमल चंद्र और महिपति शाह के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गाइज, तो अंतोनियो अनांद्रे ने 1625 में गढ़वाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनांद्रे ने गढ़वाल की यात्रा मतलब तिब्बत की यात्रा कब की थी, तो 1625 में की थी। ठीक है, और तिब्बत की यात्रा कहाँ से होके जाती है पता है आप सबको, आपके इधर गढ़वाल से होते हुए जाती है। तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि वो मुगलों का क्या लाया हुआ था, फरमान लाया हुआ था, पर उसको नकार दिया जाता है हमारे महिपति शाह के द्वारा। तो इसीलिए कहा गया है इतिहासकारों ने कि अत्याचार सहना पड़ा था, किसको, अंत्योनी अनांद्रे को। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज सेनापति। अब बात करते हैं इनके सेनापति। देखिए महिपति शाह की अगर हम बात करें और उनके जो सेनापति थे उनके बारे में बात ना हो तो उनकी जो राज्य शासन है वो क्या माना जाता है, अधूरा माना जाता है, क्योंकि जो इनके सेनापति थे वो बहुत ही कुशल और क्या थे, एक महान योद्धा थे। तो गाइज जो पहले सेनापति थे उनकी बात करें तो ये थे लोधी रिखोला। ठीक है, कई बुक्स में आपको रिखोला लोधी भी मिल जाएगा, तो लोधी रिखोला या रिखोला लोधी, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहला दापा युद्ध में भोट सेना को बुरी तरह क्या किया था, पराजित किया था। मैंने आपको बताया था 3 बार आक्रमण किया था महिपति शाह ने, तो उसमें से जो एक युद्ध था दापा युद्ध, उसमें जो भोट सेना थी या तिब्बत वाली जो सेना थी उसको बुरी तरह किसने पराजित किया था, लोधी रिखोला की सेना ने किया था, मतलब सेनापति उस टाइम पे ये थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गढ़वाल के दक्षिणी भाग की रक्षा करता था। जो आपका गढ़वाल वाला पूरा रीजन आ जाता है गाइज, उसका जो दक्षिणी भाग था उसकी रक्षा का जो जिम्मा था वो किसके पास था, लोधी रिखोला सेनापति के पास था। सिरमौर में लुटेरों का दमन किया। तो क्या होता है, महिपति शाह के टाइम में सिरमौर वाले क्या कर देते हैं, आपका सिरमौर वाले क्षेत्र में लुटेरे आ जाते हैं, वहाँ पर लूटपाट करते हैं, तो उनका दमन किया जाता है किसके द्वारा, हमारे लोधी रिखोला के द्वारा। बात करें अगर इनके नेक्स्ट सेनापति की दूसरे, तो वो थे माधो सिंह भंडारी। इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि माधो सिंह भंडारी को किस नाम से जाना जाता है, इनकी उपाधि क्या है, गर्व भंजक की उपाधि से इनको सम्मानित किया जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए गर्व भंजन और गर्व भंजक दोनों अलग अलग उपाधियाँ हैं, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। जब भंजन की बात आएगी तो राजा का नाम आएगा महिपति शाह, ठीक है, और अगर भंजक की बात आती है
तो भंजक में कौन हो जाएंगे आपके, माधो सिंह भंडारी, जो कि क्या थे गाइज, सेनापति थे। तो पहला पॉइंट है वीरता और शौर्य की कड़ी का दूसरा जगमगाता सितारा। तो गाइज बहुत वीर सेनापति थे ये, गढ़वाल के ही नहीं अपितु आप कह सकते हैं पूरा उत्तराखंड के, ठीक है। जब अभी इनकी मृत्यु के बारे में बताऊंगा मैं आपको, तब आपको पता चलेगा कि कितने वीर सेनापति थे ये। दूसरा, महाराज का प्रिय सेनापति, ठीक है। महाराज के प्रिय सेनापति कौन थे, अगर ये क्वेश्चन आता है आपका, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, गर्वभंजक माधो सिंह भंडारी। कर्णावती तथा उसके पुत्र पृथ्वी शाह के काल में भी ये सेनानायक रहे थे, ठीक है। कर्णावती होती है और उसके पुत्र जो होते हैं पृथ्वी शाह, उनके टाइम में भी क्या होते हैं, जैसे अभी आपको पता चलेगा पृथ्वी शाह जब हमारे महीपति शाह मरते हैं तो पृथ्वी शाह उस समय क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। तो कर्णावती उनकी संरक्षिका के रूप में राजभार संभालती है। तब भी जो हमारा ये शासनकाल सेनापति होते हैं वो कौन होते हैं, महीपति शाह। नेक्स्ट की बात करें तो मलेथा के पुल का निर्माण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेथा के पुल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये महाराजा महीपति शाह के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो गाइज ये आप कह सकते हो नहर थी जो कि बनाई गई थी, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसके लिए इन्होंने अपने पुत्र की क्या दे दी थी, बलि भी दे दी थी, ठीक है, क्योंकि उसमें पुल में पानी आ नहीं रहा था और किसी ने बोला कि इसमें पुत्र की बलि देनी पड़ेगी, इस टाइप से इतिहासकारों ने बताया है, और ये बलि भी क्या कर देते हैं, दे देते हैं। नेक्स्ट, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इनका एक रघुनाथ मंदिर से एक गाइज हमें क्या मिला है, अभिलेख, जो कि हमारी रानी कर्णावती का है। 1640 का वो क्या है, लेख है, जिसमें चमोली के हाट ग्राम में हटवाल ब्राह्मण को भूमि दान दिए जाने का उल्लेख है। और इस जो ताम्रपत्र मिला है इसमें साक्षी के रूप में माधो सिंह भंडारी का नाम लिखा गया है। तो यही रीजन है कि यहाँ से हम बता सकते हैं कि रानी कर्णावती के टाइम में भी जो सेनापति थे वो कौन थे, हमारे माधो सिंह भंडारी थे। मृत्यु की बात आती है गाइज तो छोटा चीनी युद्ध, ठीक है, कब हुआ था ये, 1640 में, और इसका दूसरा नाम है, याद रखिएगा, तुमुल युद्ध भी कहा जाता है इसे, तुमुल युद्ध। इसमें इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो गाइज होता क्या है, जो मैंने आपको बताया, वीरता व शौर्य की कड़ी का दूसरा जगमगाता सितारा कहा जाता है माधो सिंह भंडारी का। ये जब ये युद्ध चल रहा था तो इनके धनुष की टंकार से ही पहाड़ कांप उठते थे, ऐसा इतिहासकार लोग बताते हैं। जो गढ़वाल के जवान थे गाइज वो खून की होली खेल लेते थे, और इसी बीच क्या होता है, पूरे जो शत्रु होते हैं वो हमारे माधो सिंह भंडारी को घेर लेते हैं। ये अपनी अंतिम सांस तक भी युद्ध को छोड़ते नहीं है, शत्रुओं को मारते रहते हैं, और जब इन्हें लगता है कि इनका क्या हो चुका है, मृत्यु समय नज़दीक आ गया है, पर ये सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मेरी जो सेना है वो क्या सोचेगी, उसका मनोबल टूट जाएगा। तो ये अपने अंगरक्षकों को आदेश देते हैं कि आप मेरे शरीर को भून दीजिए और मेरे को पालकी में बैठा दीजिए, ठीक है, क्योंकि जो मरने के बाद शरीर होता है गाइज वो अकड़ जाता है, तो वो फिर जिस शरीर में, मतलब जिस मुद्रा में आप रहना चाहो उस मुद्रा में क्या होते हैं, नहीं रह पाते। तो इन्होंने बोला आप मेरे शरीर को भून दीजिए और मेरे को पालकी में मुद्रासन जैसे आप बैठते हैं उस स्थिति में रख दीजिए, जिससे कि मेरी सेना का मनोबल ना टूटे। तो आप लगा सकते हैं कोई एक आदेश दे रहा है अपने मरने के टाइम पे कि आप मेरे को भून दीजिए और उसके बाद मेरा ऐसा कर दीजिए। तो इसलिए इनको एक महान क्या बोला जाता है, सेनापति बोला जाता है, ठीक है। तो सेनापति को गणराज्य की गरिमा श्री कभी क्षमा नहीं करेगी, यही ये सोचते हैं, और उनको भूनकर पार्थिव वाली मुद्रा में बैठा दिया जाता है। और जो गढ़वाल के सैनिक होते हैं वो युद्ध को क्या करते हैं, फिर और भी ज़्यादा जोश के साथ लड़ते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने ये राजा के प्रिय रहे होंगे और कितने ये क्या होंगे, महाबली होंगे। तो मृत्यु की बात आती है तो याद रखिएगा 1640 में मृत्यु हुई थी तिब्बत के तुमुल युद्ध में। और एक लाइन याद आ रही है गाइज, इनके बारे में जो इतिहासकारों ने बताया है कि इनके बारे में कहा गया है पंक्तियाँ, एक सिंह वन में रहता है, दूसरा भयानक गाय का सींग होता है, किंतु इस भूमि पर तीसरा सिंह तो माधो सिंह ही है। तो लगा सकते हैं आप, इतिहासकारों ने ऐसी ऐसी लाइन से इनको संबोधित किया है। तो गाइज ये था हमारा पूरी जानकारी माधो सिंह भंडारी के बारे में। अब बात करें अगर इनके तीसरे सेनापति की, तो जो तीसरे सेनापति थे वो थे बनवारी दास, ठीक है। इन्होंने कुमाऊं युद्ध का काकवा मोड़ युद्ध जो हुआ था गाइज, जिसमें कि किसकी मृत्यु हुई थी, मैंने बताया था आपको, महीपति शाह की मृत्यु हो गई थी, त्रिमल चंद के बीच ये लड़ा गया था। उसी युद्ध में हमारे जो सेनापति होते हैं महाराजा महीपति शाह के, बनवारी दास, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। दूसरा, बनवारी दास के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी है गाइज, ये श्यामदास और हरदास जो ये दो चित्रकार थे उनके परिवार से संबंधित थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है
अगर आपको टफ बनाना है, ठीक है, अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ बनाना है तो क्या बना सकता है, कौन से सेनापति श्यामदास और हरदास के परिवार से थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बनवारी दास। तो ये हो गई हमारी बनवारी दास के बारे में गाइज। तो वीडियो को करते यहीं पे ख़त्म। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है गाइज तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। 46 राजा हम पढ़ चुके हैं। देखिए गाइज, मैं 2 या 3 ही राजा बता रहा हूँ आपको, बट उनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी ले आ रहा हूँ, जिससे कि आपको इवन एग्जाम में कहीं भी से भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपका वो गलत ना हो। तो थैंक्स, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे, बाय।